अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। आज ये खबर हो सकती है कि भारत ने कल से पाकिस्तान की 5वीं पुश्त की जो जंग है उसके ऊपर ऊधम मचा रखा है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर का टॉप ट्रेंड जो है वो इस वक्त इंडियंस चला रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान की दिफाई अफवाज का। और हमने भी अल्लाह बख्शे एक 5वीं पुश्त की पूरी कोर बनाई हुई है, लेकिन अभी तक वो ट्रेंड हम रिमूव नहीं करवा सके। 36 घंटे हो गए हमें, लेकिन इस पे बात हो सकती थी। लेकिन आज इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया जी, और इकनॉमिक सर्वे आपको पता है क्या होता है। हुकूमत की गुज़िश्ता एक साल की माशी कारकर्दगी जो है वो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहलाती है। हुकूमत कहती है गुज़िश्ता 365 दिनों के अंदर हमने क्या किया है, और उसकी बुनियाद के ऊपर कल जो बजट पेश होगा वो हुकूमत बताएगी हमें कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो जो इक्तसादियात के तालिब इल्म हैं उनके लिए आज और कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट। आज हुकूमत ने जो अपनी कारकर्दगी पेश की, मैं इसकी तरफ जाने से पहले आपको गुज़िश्ता साल इसी दिन पे लेके जाना चाह रहा हूं जब हुकूमत ने अपने पहले साल की कारकर्दगी पेश की थी और फरमाया था कि पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू यानी जीडीपी ग्रोथ रेट 3.5% रहा है, 3.5% रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ से हमारी ट्रिजेक्ट्री बड़ी ऊपर को जा रही है और हम जनाब इसको ऊपर को लेके जाएंगे। लेकिन 3.5% जो था वो हुकूमत ने एक माह पहले आके उससे रजू कर लिया और कहा कि वो तो ऐसी झूठ बोलिया सी, वो तो हमने झूठ बोला था। बेसिकली पिछले साल 3.5% नहीं रहा था बल्कि 1.25% यानी 1.9% रहा था। तो 1.8% रहा था, तकरीबन 1.25% रहा था। तो वो हमने झूठ बोला था क्योंकि हमारी कुछ कलेक्शन नहीं हो सकी थी। 11 माह की कलेक्शन जो है वो हमारी 3500 अरब रुपए से कुछ ज्यादा है इस वक्त। अगर हम टैक्स की कलेक्शन देख लें, टारगेट हमारा कितना था? 5500 अरब रुपया। इस एक माह के अंदर हम बहुत ज्यादा भी तीर मार लें तो एट एन एवरेज, जो कि एवरेज चली आ रही 11 माह की, 300 अरब रुपया हम इसमें और जोड़ लेंगे तो ये उतना भी नहीं होगा जो इसहाक डार साहब जो थे वो अपने आखिरी साल में 3950 अरब रुपया इकट्ठा करके गए थे। इस हुकूमत के लिए दूसरा साल है कि वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा। हुकूमत ने यानी कि हफीज शेख साहब ने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज फिर झूठ बोला कि हमने 0.4% यानी ½ ग्रोथ रेट अचीव किया है, लेकिन 1.9% नेगेटिव का जो फोरकास्ट है, जो इस वक्त एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1.9% रहेगी। डॉक्टर हफीज पाशा कहते हैं ये 1.9% तो कुछ भी नहीं है, हम 3.5% नेगेटिव में जा रहे हैं। उस सूरत में हमारे हफीज शेख साहब फरमाते हैं 0.4% रहेगी। हो सकता है कि मई 2021 के अंदर वो बैठ के कहें मैंने तो झूठ बोला था, ठीक है, तो फिर वो चले जाए, उनको कौन पूछ सकता है, वो जनाब टेक्नोक्रेट है। अच्छा जी, उन्होंने एक और बात फरमाई। उन्होंने कहा कि जी मैंने इस साल के दौरान 5000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया है। जहां तक मुझे याद है पिछले इकोनॉमिक सर्वे, अब क्या करें हम याद रह जाता है, पिछले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पिछले बजट के अंदर हुकूमत ने कहा था कि हमने 3500 अरब रुपए का कर्ज वापस करना है, तो 1500 अरब रुपया बंद कर छड़ी। दूसरी बात यह है कि ये वो साल है जब मार्च के अंदर, मार्च 2020 में तमाम जो रीपेमेंट्स थी, तमाम जो कर्जों की वापसी थी, वो कर्जों की वापसी सस्पेंड हो गई थी। यानी हुकूमत ने 9 माह के अंदर 5000 रुपए का कर्ज वापस कर दिया है। ये एक बात है। आखिरी बात जिसके बाद फिर मैं अपने मेहमानों को लूंगा वो ये कि उन्होंने कहा कि जी 2500 अरब रुपए की कंट्रक्शन आई है इकोनॉमी जीडीपी के अंदर, यानी कि हमारा जो जीडीपी है वो सुकड़ा है 2500 अरब रुपया। मेरा ख्याल है इसके बारे में भी वो दुरुस्त नहीं फरमा रहे, क्योंकि आखिरी जो रिपोर्ट आलमी अदारों की आई थी उसमें हमारा जीडीपी जो था वो 264 रह गया हुआ है, 263-64 रह गया हुआ है। और हमारा ये जो जवाल का सफ़र जो था
ये 324 से शुरू हुआ था, तो ये 24 और 64 का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। खैर, ये हमारा आज का तारुफ, क्योंकि इकॉनमी है जी, तो इकॉनमी के हम तालिब इल्म होते हैं, तो इसलिए हमने कहा आज कर लें। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और आज जायज़ा लेंगे कि ये जो गधों की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है और खच्चरों और घोड़ों की तादाद में नहीं हुआ, तो इससे ह्यूमन राइट्स कितने जो हैं वो मुतासर हुए हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमदम दरीना अरसलान रफ़ीक भट्टी, ब्यूरो चीफ लाहौर, और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया मुमताज़ भट्टी साहब ने, आप ब्यूरो चीफ रेजिडेंट एडिटर इस्लामाबाद। और स्काइप के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर और मुतबर तजिया निगार हैं जनाब अनीक नाजी साहब। बहुत शुक्रिया तमाम असहाब का। फ़ोन पे हमें ज्वाइन किया है जी आसफ बेग मिर्ज़ा साहब ने, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर भी हैं और इकॉनमी के ऊपर नज़र रखते हैं। इनके पास बैठ जाएँ तो बड़ा इन्होंने इकॉनमी का एक रोड मैप बना के रखा होता है। बड़ा मेरा तजर्बा है इनके साथ, भले मॉडल टाउन में फिरते वॉक करते हुए इनसे गुफ्तगू करें, भले स्टॉक एक्सचेंज में बैठे, एजेंडा इनका एक ही होता है। आसफ बेग मिर्ज़ा साहब, इकनॉमिक सर्वे आपने सुन लिया, कोई अच्छी बात बताएं सर, इसमें से मुनफी बातें तो मैंने बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान साहब, ऐसे है कि ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये जो आज से 2-3 दिहाइयाँ पहले जो एक्साइटमेंट होती थी कि उसमें कोई नई बात आएगी, तो इकोनॉमिक सर्वे की जो मोस्ट ऑफ द डिटेल्स हैं वो तो मीडिया में पहले ही 1-2 दिनों से आ रही हैं, अखबारों में भी आ रही हैं, जो हमारे सबके नज़र में है। तो आपने इस इकोनॉमिक सर्वे में आपने देख लिया है कि हमारा जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसके अंदर उसमें डेफिनेटली हमने बड़ा अंडर परफॉर्म किया है तमाम सेक्टर्स में। हमारी मैन्युफैक्चरिंग का शोबा हो, हमारा एग्रीकल्चर का शोबा हो, को एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, बाकी तो सारे नेगेटिव रहे हैं। और ये थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं, ये हफीज शेख साहब ने खुद कंसीड किया है कि हमारी जो ग्रोथ का टारगेट था 3.2% का, वो हमने इस वक्त नेगेटिव हुई है 0.4%। वो आलमी इदारों की ख्याल ये है कि ये हमारा जो ग्रोथ रेट है ये तकरीबन 1.5% प्लस नेगेटिव में होगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने खुद कंसीड किया ये नेगेटिव में होगा। और 1951 और 52 के बाद 68 साल के बाद पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट पहली दफा नेगेटिव हो रहा है। तो ये एक बड़ा एक मतलब एक इसमें फिक्र की बात है। अब बात यह है कि हमारा अगर 0.4% भी हमारा ग्रोथ रेट कम होता है, जिसमें उन्होंने कहा है हमारी जो इकोनॉमी है 3000 अरब से ज्यादा सुकड़ी है, और आप देखें कि इसके अंदर हमारी पॉपुलेशन का साइज क्या है, ऑन एवरेज कह रहे हैं हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ 2% है, तो इसके अंदर हम देख लें कि इसके अंदर हम जो पॉवर्टी लेवल्स हैं इसके फिगर्स इंडिकेटेड नहीं है। बाकी तो सारे मेंशन है कि उसमें चीजें में ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने इतना अंडर परफॉर्म किया, एग्रीकल्चर में इतना परफॉर्म किया, और इसमें जो हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें भी कंट्रैक्शन आई है। तो वो कहने का मतलब ये है कि हर सेक्टर में इसमें कंट्रैक्शन आई है। और हमारा जो खासतौर पे रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है वो उन्होंने खुद कंसीड किया है कि मुश्किल 3900 अरब इकट्ठा कर सकेंगे। तो इसमें भी सब्सटेंशियल शॉर्टफॉल है। अब उसमें जो सर्वे शुरू हुआ तो उन्होंने जो सर्वे की इब्तिदा है वो हुई है कोविड-19 से। कोविड-19 जो है पाकिस्तान में इसको थोड़ी सी इसकी जो तवज्जो इस तरफ गई वो गई है मार्च 2020 में। और उससे पहले का जो इकोनॉमी का जो 8-9 महीने का जो परफॉर्मेंस था उस पे हमारे तरफ से हमने बहुत वसी पैमाने पे अंडर परफॉर्म किया है। और उसमें आप देख लीजिए कि अब हमारा जो महंगाई का रेट है इतनी जबरदस्त हमारी इकोनॉमी की कंट्रैक्शन भी हुई है हमारा, और हमने पिछले 3 माह में 5.25% हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है, और उसके बावजूद अभी भी वो लगाए 9.1% इसमें हमारी इन्फ्लेशन हुई है। अच्छा, अब इन्फ्लेशन ज्यादा हो, इकोनॉमी आपकी सुकड़े, तमाम सेक्टर आपके अंडर परफॉर्म करें, इन्वेस्टर्स को पैसा ना मिले, और अगर आप इन्वेस्टर्स को यानी कि जो एम्प्लॉयर है उसको बचाने में कामयाब ना हो तो जो एम्प्लॉइज हैं वो कैसे बचेंगे। तो आपको एम्प्लॉयर आप देखें ना कि मई के महीने में आप ऑटो सेक्टर में सिर्फ 74% माइनस ग्रोथ हुई है ऑटो सेक्टर में। आपने इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी देखे आए हैं,
तो उसकी वजह से ये सारे जो आप प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी जो तो इसमें जो बात हमारे मुल्क के अंदर है कि तेल की कीमतें ऑन एवरेज ये पिछले 3-4 महीनों से ये तकरीबन 40% कम हुई हैं, लेकिन उसका हमारी महंगाई के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं। गवर्नमेंट का गवर्नेंस फेलियर इस सेंस में है कि महंगाई जो है वो बदस्तूर अपनी जगह पे कायम है, और उसके बाद शॉर्टेजेस, कार्टलाइजेशन, महंगाई में कमी ना होना, और तेल की जो इंपोर्ट बिल भी कम नहीं हुआ है। ये कि इसमें हैरानगी की बात है कि मिनिस्ट्री ने खुद ये इन्वेस्टिगेशन कॉल किया है, इन्होंने हफीज शेख साहब ने, कि हमारी जो तेल की प्राइसेस कम हुई है, हमारा इंपोर्ट बिल तेल का कम क्यों नहीं हुआ। अच्छा, अब ये बात, ये अब सारी बातें हैं, लेकिन अगर जो वर्ल्ड बैंक जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो -1.2% इवन अगले साल भी होगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर ये जो हमारा जो तेल की कीमतों में कमी में जो इम्पैक्ट है वो हमारी इनवर्ड रेमिटेंसेस जो है उनमें जो रिडक्शन आएगी, विच ऑन एवरेज इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 20% हमारी रेमिटेंसेस कम हो सकती हैं। अच्छा, उससे न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो इसलिए ये बड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसमें मतलब इतने बड़े पॉपुलेशन के साइज के साथ, और खास तौर पे ये जो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं इतने बढ़ रहे हैं कि लोअर इनकम जो तबका है वो मजीद पॉवर्टी की तरफ जाएंगे। अगर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ये हमारे अभी तो फिलहाल हमें ये G20 और पेरिस क्लब से मॉनिटरियम मिल गया है दिसंबर के एंड तक, हमारी जो लोन की सर्विसिंग का, तो ये तो चंद महीने की शायद हनीमून हो। उसके बाद अगर हमारी रेमिटेंस भी ना बढ़ी, एक्सपोर्ट भी अभी तक सब्सटेंशियली बढ़ाने में हम कामयाब नहीं हुए, तो हमारे एक्सचेंज है, तो डिजास्टर होगा। हमारे साथ रहिएगा आसिफ बेग साहब, हम दोबारा भी आएंगे आपकी तरफ। चलते हैं अनीक नाजी साहब की तरफ, बड़ी बेचैनी से वो इंतजार कर रहे हैं। नाजी साहब, हालात कुछ ठीक नहीं है, हम झूठ भी बोल रहे हैं तो नेगेटिव ही शो कर रहे हैं अपनी इकॉनमी का ग्रोथ रेट। अब तक जो है मई के महीने तक का जो हमारा सर्वे आया है कि हम पिछले 2 सालों में 40 लाख बेरोजगार अफराद का इजाफा कर चुके हैं अपनी वर्क फोर्स के अंदर, और ये भी माशाल्लाह 72 साल तारीख में पहली मरतबा हो रहा है। कोई पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग हमारे यहाँ ही नहीं है कि दुनिया भर में भी ऐसा नहीं है? रिजवान साहब, देखिए, इकोनॉमी के ऊपर तो मैं आपके सामने बात करूं तो वो तो यानी सूरज को चिराग दिखाना है। मैं उस तरह बाकायदा इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म नहीं हूं, लेकिन मैं तारीख का और समाजियात सियासत का तालिब इल्म हूं। मेरा जो यानी जो फिक्र है, जो अंदेशा है, वो है इसका इम्पैक्ट जो आएगा उसके बाद सड़कों, गलियों, मोहल्लों, रास्तों पे क्या उसका असर होगा। मिसाल के तौर पे डॉन में छपी रिपोर्ट है कि 37% ऑफ द लैंड, मतलब पाकिस्तान की 37% लैंड जो है ये टिड्डी दिल के ये जो अटैक है इसकी जद में है। अच्छा, कोविड का जो इम्पैक्ट है वो सारी दुनिया में लॉकडाउन का हुआ, इकोनॉमी उससे स्लो हुई, उसका भी इम्पैक्ट है। एक तीसरा इम्पैक्ट है, वो है हमारा जो यानी टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन जो कुछ ट्रांसफर हो गया है बिजनेस और जिंदगी, उसमें जो लोग डिजिटल वर्ल्ड में पहले मौजूद थे उनको तो हैरत अंगेज प्रॉफिट्स हुए, उनको किस तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो लोग ऑनलाइन अपने कारोबार को नहीं ला सके थे वो बहुत सबसे ज्यादा बुरी तरह सफर कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की तरफ जो शिफ्ट आ रहा है इकोनॉमी का, इसका पहले से ऑलरेडी एक इम्पैक्ट था, इसमें एक वो भी फैक्टर जो है ना उसको भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। अब मसला आता है गवर्नेंस का। अब ये बताइए कि ये 40 लाख लोग जो अभी आपने बताया ये बेरोजगार हुए हैं, इसके अलावा जो बाकी महंगाई और उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता अनरेस्ट आ जाता है साउथ पंजाब में, जहां बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की, वो आज भी मतलब वहां उस तरह की फैक्ट्रीज नहीं है, वो उनकी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। अगर खुदा ना खास्ता वहां अनरेस्ट आ जाता है या सेंट्रल पंजाब में आ जाता है, तो गवर्नेंस के जिम्मेदार लोग जो हैं, मुझे ये बताइए कि इनको टाइगर फोर्स संभालेगी? यानी पहला सवाल। और दूसरे सवाल ये है मेरा, यानी जो मुझे बहुत कंसर्न करता है, देखिए वो नौकरियां जो आनी थी या वो जो घर आने थे वो तो खैर चले, अब क्या आने थे और क्या आएंगे, लेकिन जो हमारी तजब्जब की कंफ्यूजन की पॉलिसी सारी कोविड के हवाले से रही है, एक चीज में हमें क्लियर होना चाहिए, और वो ये है कि इस वक्त हमें यानी अगला जो चैलेंज आएगा इसके लिए तैयारी अभी से करनी चाहिए। वो ये है कि अस्पतालों में जगह जैसे कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो उनके बाहर शामियाने, टेंट वगैरह अभी तक कोई इस तरह देखने में बड़े पैमाने पे मुझे नजर नहीं आए, और मेरे मतलब खाक में बदहन मैं ये अफसोस से बात कर रहा हूं, लेकिन इंतजामिया को जज्बात और दुआओं से अलग होकर सोचना पड़ता है। मेरे इल्म में अभी तक नहीं है, जहां जहां मेरे जराए हैं और मैंने उनसे पूछा है
कि खुदा ना खास्ता वबाई अमवात में अगर नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए तो हमारे जो कब्रिस्तान रूटीन के हैं इनके पास कैपेसिटी नहीं है, जगह कम पड़ जाएगी। और उसके अलावा जो एक ट्रेंड आपको चाहिए अमला इतने बड़े तादाद में, उनका गुस्ल है, नमाज जनाजा है। देखिए ह्यूमन डिग्निटी है कि एक आदमी को एक अपनी कब्र उसको नसीब होनी चाहिए जिसपे उसका नाम लिखा हो। अगर खुदा ना खास्ता ये हम यहां भी मिसमैनेजमेंट हो गई गवर्नेंस की, तो फिर उसका इंपैक्ट एक और बड़ा खौफनाक दर्दनाक मनाजिर होंगे कि वो जिस तरह ट्रॉलीज के ऊपर लाद के फिर वो ये है कि डेड बॉडीज को फिर एक ही शायद गड़ा खोद के वगैरह वगैरह। तो इस तरह के मनाजिर से बचने के लिए अभी से ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए, हर जिला इंतजामिया को, कि वो इस तरफ भी तवज्जो करे। और बिल्कुल ये जो ठीक। टाइगर फोर्स वाले मामलात है, एसओपीज, हमने ये जो इंग्लिश बोलते हैं मजदूरों के साथ के एसओपीज और एसओपीज, उनको नहीं पता कि एसओपी क्या होता है, स्टैंडर्ड यानी ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होते हैं। उर्दू जबान में समझाने की कोई तरीका, कोई बात यानी उन तक पहुंचाने का कोई तरीका, कोई नाम, कोई स्लोगन बनाएं ताकि आम आदमी तक रीच हो। मेरे मसाइल गवर्नेंस के यानी जो मेरे अंदेशे हैं वो गवर्नेंस के इन पर हैं, और वो उसके मतलब है अल्लाह ना करे कि ये मामलात हमारे हाथ से काबू से बाहर हो। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुमताज भट्टी साहब, आज ये उन्होंने कहाँ पेश किया जी ये इकोनॉमिक सर्वे? मेरा मतलब है, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ करता था, आज वो एक लिमिटेड सी जगह पे बैठे हुए नजर आ रहे, तो कहाँ ये हुआ और कैसे देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में बैठे हुए से? प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी एक्चुअली। देखें, ये एक रवायत रही है, इकनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले जो है हमेशा पेश किया जाता है, और उसके बाद पोस्ट बजट भी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वज़ीर ख़ज़ाना हमेशा किया करता है। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात रिजवान अली साहब ये है कि एक तो मतलब आप इसको इस तरह मिक्स करके जिस तरह इन्होंने बात की है नहीं कर सकते। अगर आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहें तो दो पार्ट हैं इसके। एक तो ये कि कोविड की कोरोना की वजह से जो चीज़ें हुई वो मार्च वस्त के बाद से शुरू हुई, उससे पहले क्या था। देखिए, आप टैक्स अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर सके, और मेरा ख्याल है कि रिकॉर्ड कम रहेंगे इस दफ़ा। वजह आप FBR के अंदर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सके, आप चेयरमैन तब्दील करते रहे, आप नया चेयरमैन लेके आए, फिर उन्होंने काम छोड़ दिया, या उनका ख्याल ये था कि उनको चलने नहीं दिया जा रहा और उनके काम में मुदाखलत की जा रही है। असद उमर साहब एक अलग पॉलिसी जो है वो डिक्टेट करते रहे पहले, फिर वो चले गए, फिर बाद में आए, फिर उनके जो मुशावरत जो है वो और पॉलिसी चलना शुरू हो गई। हफीज़ शेख साहब जो है वो जब असद उमर के जाने के बाद आए तो पहले उनको फ्री हैंड मिला, बाद में फिर उनके भी मामला। तो ये सारी वो चीज़ें थी, इसको कहते हैं हुकूमती बदनज़मी। हुकूमती बदनज़मी और हिकमत अमली के फुकदान की वजह से, और जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त ना होने की वजह से ये पोर्शन एक तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सेकेंडली, आपने जो खौफ पैदा किया टैक्स के, आप तो ये बता रहे थे कि रिकॉर्ड जो है वो टैक्स आप हासिल कर लेंगे, आज आप बैठ के आपने कह दिया जी कि वो कोरोना की वजह से जो है वो टैक्स भी नहीं मिल सके। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि आपके जो ज़रूरी शोबा है उसमें किसी भी आपकी बड़ी क्रॉप जो है उसने अपना हदफ हासिल नहीं किया, बल्कि वो हदफ से बहुत नीचे रह गई हैं। कपास, मेरा ख्याल है कि ये एक आध दफ़ा पहले हुआ था जब ये एक बीमारी पड़ी थी फसल इसकी कपास की, उस वक्त आपके हदफ से बहुत कम हो गई थी, और इस दफ़ा फिर हदफ से कम हुई है। इट मीन्स कि आपकी जो ज़रूरी पॉलिसी थी वो पिट गई, बल्कि आपकी ज़रूरी पॉलिसी कोई थी नहीं, क्योंकि जो लोग एक्सपर्ट आपके पास लेकर आए थे, प्राइम मिनिस्टर के पास ब्रीफिंग और जो नुकात लेकर आए थे, आपने तो उनको सुना नहीं। आपने कहा नहीं जी जहांगीर तरीन को बुलाएं, अगली मीटिंग में जहांगीर तरीन साहब बैठे हुए थे, और आपने उन्हें कहा नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो आप करें। तो इसके इट मीन्स कि जो बड़ी क्रॉप्स हैं आपकी वो सारी की सारी जो है हदफ से नीचे चली गई। अच्छा, फिर अब आज आपने फ़ैसला कर लिया गंदम दरामद करने का, गंदम दरामद की जाएगी, और गंदम की दरामद जो आपके पिछले ज़खायर थे जिस तरह से गंदम बाहर बिक गई, वो अपनी जगह एक मुहिमा बाकी है। अच्छा, रह गई बात कि जी तेल की कीमतों की कमी के हवाले से बात हुई, मईशत के ऊपर इसके कोई असरात, आम आदमी को भी कोई फ़ायदा, मईशत को तो तब उसके कोई फ़ायदा होता अगर आपकी मईशत परफॉर्म कर रही होती। आपकी इकॉनमी तो परफॉर्म ही नहीं कर रही थी, सो आप वो एडवांटेज भी नहीं ले सके, और फिर आम आदमी तक ट्रांसलेट नहीं हो सका। इट मीन्स कि आपकी हुकूमती मशीनरी जो है वो ना किरायों के अंदर कमी हुई, ना अशियाए खुर्द-ओ-नोश की जो कि हमेशा तेल के साथ बढ़ जाती थी, बढ़ती आई हैं माजी में,
वो वापस अपनी जगह पे नहीं कीमतें ले जा सके, आप प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आपका पूरे चारों सूबों में फेल हो गया, AJK और गिलगित बल्चिस्तान के अंदर भी। फिर आज आप बैठ के एक बात कह रहे हैं बार बार और उसके ऊपर जोर भी दे रहे थे कि जनाब ये जो माइनस के हवाले से जो बात हो रही थी कि ग्रोथ रेट आपका माइनस होगा, आप लोगों को आज यकीन दिला रहा है कि माइनस जो है 0.04 तक जाएगा, जबकि जो जितने भी आज़ाद फिगर आ रहे हैं या जो हमारी मईशत के जो माहिर लोग हैं वो कोट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये काफ़ी ऊपर जाएगा, 1.5 माइनस या 1.9 या 2 तक भी जा सकता है। तो इसका मतलब है कि आज भी आप कौम के साथ इस इशू के ऊपर सच नहीं बोलना चाहते। तो अब अल्टीमेटली जिस जगह पे आज आप खड़े हैं, ना आपकी मईशत परफॉर्म कर रही है, ऊपर से कोरोना है, मिसमैनेजमेंट है, अवाम के होप जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ना सिर्फ अवाम होपलेस हैं बल्कि हेल्पलेस भी हो गए। अस्पतालों के अंदर अगर आप जाकर देखें, आप ये रोज़ाना के बुनियाद के ऊपर फिगर जारी करते हैं जी कि इतने वेंटिलेटर हमारे पास पड़े हैं, इतने बेड्स की जो है वो गुंजाइश है और कोई मसला नहीं है। अमली तौर पे अस्पतालों के अंदर क्या हो रहा है ये आप जाके देखें। इट मीन्स कि आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं आ रही, आपकी इंतजामिया आपको रिपोर्ट नहीं कर रही। हॉस्पिटल के अंदर बंदा उठा के जाए, वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। तो आप इस पे हम बात करेंगे। तो ये अल्टीमेटली जो आपकी मईशत की नाकामी है, मुआशी पॉलिसियों की नाकामी जो है, उससे पैदा होने वाला जो अग्रेशन है, अब उसको आपने प्रीएम्प्ट कैसे करना है इसके ऊपर सोचें। वरना देखिए अब बहुत सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर नहीं आ रही। जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो ये अगर मीडिया पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो रहा। इसी तरह जो अस्पतालों के अंदर हो रहा है, अगर मीडिया के ऊपर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा परफॉर्मेंस जो आपकी थी मुआशी वो तो आज अवाम के सामने आ गई। वो जो आप बुलंदो बांग दावे करते थे, मैं तो उस मिनिस्टर को ढूंढता फिर जो कह दीजिए इमरान खान की बरकत से बारिशें शुरू हो गई हैं और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। तो आप ये किसके खाते में डालना है, इसका भी जवाब आकर दे दें भट्टी साहब। और फिर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देखें। इंतहाई अफसोस की बात यह है रिजवान रईस साहब, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जोक ऑफ द ईयर है कि आप माइनस ग्रोथ रेट के ऊपर बैठकर आप भारत को कह रहे हैं कि जी आप हमारी पॉलिसी जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें जिस तरह से हमने लोगों तक पैसे पहुँचाए हैं, और उसको कह रहे हैं जिसकी फॉरेन रिजर्व जो है वो 2 कंट्रीज से ऊपर चले गए हुए हैं। तो आप उसको बिठा उधर हमसायों को सिखा रहे हैं। अगर आपको कुछ आता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है भट्टी साहब, आज वज़ीर आज़म ने तकरीर फरमाई है और वह तकरीर में कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना से इतनी ज़्यादा बात हो जाएगी। यार ये वही बंदा है जो कहता था कि अभी तो 1.5 बंदा फौत हुआ है, तो अभी तो ज़्यादा होना चाहिए, हमारे यहाँ बात काफ़ी कम है। मतलब इन्हें कोई खुदा का खौफ भी नहीं है कि ये इतना खौफनाक किस्म का द्रोहगोई करते हैं। एक वक्त में एक बात कह रहे होते हैं, एन उससे वक्त में दूसरी बात कह रहे होते हैं। जहाँ तक उस मिनिस्टर की बात है, मैं उसकी वजह ये है रिजवान साहब एक जुमले के अंदर कि उनका जो क्राउड है, एक मिनट रिजवान साहब, इनका जो क्राउड है एक जुमले में मैं कहना चाहूँगा, जब WHO पाकिस्तान में कुछ इकदामात को शुरू में सराह रहा था तो ये हर जुमले के अंदर ये मिसाल देते, देखा WHO ने हमारी कितनी तारीफ की है, और आप जब वो वार्न कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि WHO ही गलत है, हम तो ठीक है। तो अच्छा इनका जो क्राउड है वो उस वक्त भी वाह वाह कर रहा था और आज भी वाह वाह कर रहा है। आज भी वाह वाह कर रहा है। क्राउड को कोई फर्क नहीं पड़ना, मुल्क जहां से जहां मर्जी चला जाए। लेकिन भट्टी साहब मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप उस मिनिस्टर को ढूंढ रहे हैं जिसने मौसमों की तब्दीली के बारे में कहा था अल्लाह ले घर भी जाना है जी, है जी। अब्दुल्ला मलिक साहब, ज़ाहिर है अब हर एक के पास ही बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस हवाले से, जो भी बोलता है गुफ्तगू लंबी कर जाता है। देखिए तारीख की हुकूमत की बेहतरीन नौरतन टीम ने जिस अंदाज में बड़ी खूबसूरती से अपनी नाकामियों को कोरोना की नज़र करके कहा कि जी कोरोना की वजह से 3,000 अरब का हमें नुकसान हुआ है, और कहा कि जी 800 अरब का जो FBR का रेवेन्यू को शॉर्टफॉल है, और इस शॉर्टफॉल को जो FBR की चेयरमैन है उन्होंने कहा कि जी ये लास्ट ईयर की निस्बत 17% ज़्यादा है। और फिर कहा गया कि जी हमने जब हमें हुकूमत मिली तो हमारे पास 9 अरब के फॉरेन रिजर्व थे, हमने उसको 18.5 अरब तक पहुँचा दिया। लास्ट ईयर रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि जी चाइना के साथ हमारी एक्सपोर्ट
1.7 बिलियन डॉलर की थी, अब वो 1.6 हो गई, और अंदाज़ा है कि हमें सीमेंट हम एक्सपोर्ट करें तो ये बढ़ेगी। हुकूमत ने खुद कहा कि जी हमारी जो इस दफ़ा की ग्रोथ रेट है 0.4 है, हमारी जो एग्रीकल्चर की थी वो 2.6 माइनस में है, इंडस्ट्री की 2.64 माइनस में है, सर्विसेज की 3.4 माइनस में है, 7.1 ट्रांसपोर्टेशन की 7.1 माइनस में है, मैन्युफैक्चरिंग की 2.9% माइनस में है। देखिए अगर सारी की सारी चीज़ें माइनस में जा रही हैं और पिछले की निस्बत आपके खुद जो आदाद शुमार हैं इससे टैली नहीं करते, आप खुद मान रहे हैं कि जी हमने 800 रुपये का शॉर्टफॉल है और हमने जो टारगेट रखा है 55 से कम करके 47 बिलियन जो रखा था रेवेन्यू को, वो भी पूरा नहीं हुआ। और फिर हम ये कह रहे हैं कि हमारी इस्लाहात को दुनिया के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, IMF समेत, वर्ल्ड बैंक समेत, उन्होंने रिकगनाइज़ किया है। तो कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ आप माइनस में जा रहे हैं और जो ग्रोथ रेट लास्ट हुकूमत छोड़ के गई थी आप उससे भी नीचे जा रहे हो, आपकी एक्सपोर्ट पहले की निस्बत, हाँ अभी इन्होंने कहा कि जी हमने फोकस किया है कि इंपोर्ट को कम किया जाए, इंपोर्ट पे हमने टैक्सेशन बढ़ाई है और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है, तो हमें बड़ा अच्छी हमें चीज़ें फिगर आ रही है और मई में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से 3000 हमें अरब का शॉर्ट नुकसान हुआ है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो भाई कोरोना में तो सारी की सारी चीज़ें बंद थी, तो आपकी एक्सपोर्ट के हवा में जाती रही हैं। देखिए हम ये समझते हैं कि ये कोई PTI हमें फिगर सारी की सारी देकर कोई लोगों के लिए अच्छा नहीं कर रही, बल्कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। कि हमें कोई PTI की हुकूमत से लगाव नहीं है, हमें तो लगाव है तो अपने मुल्क के साथ है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। देखिए हम ये भी सोचते हैं कि जब कर्जे रजी साहब मौखर हो जाएंगे, मौखर होने के बाद जब हम रीपेमेंट करनी पड़ेंगी तो वो हम कहाँ से करेंगे? वो सारे का सारा उस वक्त जो दबाव आएगा इकोनॉमी पे, तो वो सारे का सारा बर्डन शिफ्ट ओवर किसको जाएगा? वो आवाम को जाएगा। और फिर हमें टैक्सेशन गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी वो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए, तो वो भी हमें ही पे करना है। हम उस हुकूमत की आज की नहलियों को फ्यूचर के तनाजर में देख रहे हैं कि सारे का सारा बर्डन तो हम पे आकर पड़ेगा, वहां पे आकर पड़ेगा। तो इनसे क्वेश्चन करने वाला कौन है? अब जब पार्लियामान में ये जाएंगे, जैसे आपने खुद कहा कि जब ये बजट पेश करेंगे तो किस तनाजर में बजट पेश करेंगे, आज ये कह रहे हैं, जब इनसे बहुत सारे क्वेश्चनिंग किए गए कि आपके पास कुल कर्जा कितना है, कितना रीपेमेंट करना है, कैसे करेंगे, तो इन सवालों का जवाब हफीज शेख साहब ने कोई नहीं दिया। और वो गोल मोल उन्होंने 8-10 क्वेश्चन इकट्ठे लेकर उनको शायद हमारे दोस्त भट्टी साहब वहाँ मौजूद हो, गोल मोल पराए में जवाब दिया है। तो अगर गुम की सूरत हाल में हुकूमत ने हमें रखना है, ग्रोथ रेट को मनफी में लेके जाना है, तमाम जो सनफ अरफत के पैरामीटर्स हैं वो माइनस में जा रहे हैं, तो हम इन तमाम हालात वाक़यात के तनाजर में कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत की जो माशियाँ पॉलिसी हैं ये सक्सेसिव है? ये सारी की सारी फ्लोर की तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और इसका जो नुकसान होगा पूरी अवाम को करना पड़ेगा। भट्टी साहब, गधों की तादाद में इजाफा हो गया यार, और उसकी वजह शायद वो KPK का वो इंसेंटिव था ना जो KPK हुकूमत ने दिया था कि जो गधे नए पालेंगे आप पैदा करके, तो वो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यार, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा बात यह है जी इसमें कि इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, पिछले 28-29 साल मुझे हो गए सुनते हुए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बिल्कुल दुरुस्त है, बड़ा कुछ होगा, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, उन्होंने पट्ठा बिठा दिया, पूरी दुनिया का बिठाया, हमारा क्या बिठाना था उन्होंने, खैर हमारा तो 22वां हो गया बैठा हुआ है। लेकिन गधों की तादाद के ऊपर मुझे शदीद इख्तलाफ है हफीज शेख साहब के साथ ना जी। उसकी वजह ये उन्होंने कहा शायद 1 लाख गधे बढ़ गए हैं, मेरा ख्याल है इतना ही शायद, अगर मैं, लेकिन 1 लाख की उनकी फिगर गलत है जी। उसमें वजह यह है कि कुछ वफाकी हुकूमत के अंदर जो तादाद है उनमें बहुत ज़्यादा है, वो 60-70-150 के करीब वो लगा लें आप, तो 1 लाख 150 के करीब होंगे। वो फिगर उन्होंने गलत कोट किया, जिस तरह बाकी फिगर्स उन्होंने गलत बयानी से आज हमें बताया। गधे बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, वो हैं। अच्छा, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी भारत का बेड़ा गर्क हो गया है लॉकडाउन करने की वजह से, हम तो लॉकडाउन ना करके ओपन करके बच गए हैं। आई मीन ये हमें बार बार भारत का क्यों सोचता है यार? उसकी ग्रोथ तो नेगेटिव में नहीं गई ना भारत की। तो भाई साहब, आप जितने आज इकोनॉमिक सर्वे में सुन रहा था, मुझे सिर्फ उसमें से इतनी बात समझ में आई है जो आपने मेरे से पूछ ली, मैंने बता दी। एक था जी कि घोड़ों की तादाद भी और खच्चरों की तादाद उतनी रही है, वो उतनी रही। खच्चर तो उतने ही है, खैर है, वो तो जाहिर है सारे इधर ही हैं, वो पंजाब के अंदर ही हैं सारे, वो बाहर गए ही नहीं कहीं भी। नहीं, वो पहाड़ी इलाकों में होते हैं यार। नहीं, वो इधर फौजी खिदमत सर अंजाम देते हैं, वो इधर ही हमारे पास ही हैं सारे। अब रही बात बाकी जी, भैंसें बढ़ गई हैं, तो दूध की जो तादाद है, दूध सस्ता होना चाहिए था, वो दूध ज्यादा निकाले। अब आप इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है हमारी ये रईस साहब के, जिस चीज़ पे हाथ डालती हैं
वो हुकूमत जो उस पर डालती है आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक। अब उन्होंने जिस जिस चीज़ पे डालना था, इंडिया की मिसाल देते हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट देख लें, हमारी देख लें। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आती कि इसमें आम आदमी को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है, जीडीपी क्या है, उससे आम आदमी का क्या है। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हमारे मिल ही नहीं रहा सस्ता होने के बाद। पूरी दुनिया में चीज़ें जो खाने पीने की थी वो कम हो रही, हमारे मुल्क में मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह आप ये देख लें कि हमने जो जीडीपी है या जो भी आप उसको नाम दे दें, उससे आम आदमी का क्या फायदा होता है इस इकोनॉमिक सर्वे का, मुझे सिर्फ हफीज शेख साहब वो बता दें। कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ फिगर्स ऊपर नीचे करके कि जी हम माइनस में चले गए। 9 माह इनके पास थे, कोरोना पहला केस रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान में मार्च 12 को, 9 माह इनके पास पिछले थे। ये उस 9 माह की रिपोर्ट दे दें, इस 3 माह को माइनस कर दें, इस 3 माह को माइनस कर दें। प्रोग्राम सेगमेंट काफी बड़ा हो गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। जी भट्टी साहब कुछ जो सबसे वापस आगे कर लेते हैं, इसी मौजू को कंटिन्यू कर लेंगे। प्रोग्राम सेगमेंट बड़ा हो गया है, प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुमताज भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी भट्टी साहब। देखिए, एक तो रिजवान रईस साहब, जब आज एक प्री बजट सर्वे हुआ और आपके मिनिस्टर ने बैठ के बात की, तो आपको क्या ज़रूरत थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और लाइव आने की? और फिर उसमें देखिए, जब भी आप इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, सिर्फ आप इनकी स्पीचेस का जो है वो रिकॉर्ड एक दिन टीवी के ऊपर चला दें जो इन्होंने कोरोना के इशू पर की हैं, तो सारे लोगों को समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पे खड़े हुए हैं। आज जो इन्होंने सबसे बड़ी काबिल एतराज़ और गैर जिम्मेदाराना बात की, देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव है जो, वो ये कह रहा है कि अपोजिशन चाहती है कि मुल्क के अंदर बंदे मरें। यार कौन जालिम चाहेगा? मुझे एक बात बताए रिजवान रईस साहब के, पाकिस्तान के लोग, हमारे हमवतन जो है वो इस वबा से मरे, अपोजिशन को छोड़ें। अपोजिशन के तो इतने अपने लोग जो है वो कोरोना से बीमार पड़े हुए हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? ये आपको ज़ेब ही नहीं देता। अगर आप चुप नहीं, अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रह लें। अगर आपकी टीम ने आज इतनी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने अपने मौक़िफ़ को लोगों के सामने रखा, तो आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि इसके ऊपर आकर बात करते? इनके एडवाइजर्स को जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये इनको बिल्कुल, या ये किसी की मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, ये भी मैं एक इशू है कि पहले कहा जाता है नईमुल हक, इफ्तिखार दुरानी, यूसुफ मिर्ज़ा बेग, ये इनको गलत मशवरे देते हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि नीचे वाला मामला जो है वो गलत है, असल मामला जो है वो ऊपर पे खराब है, और उसके बारे में सोचे कि क्या होना है। उसके बारे में मतलब है कि जो होस्टन के पुलिस चीफ थे, उन्होंने ट्रंप से कहा था कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखें। तो हमारे वजीर आजम को भी उनकी टीम को कहना चाहिए कि सर अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखें। गैर जिम्मेदाराना बात है कि अपोजिशन चाहती है कि मुल्क के अंदर लोग मरें, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है, ये मुंह बंद रखना चाहिए। आसिफ बेग मिर्जा साहब हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। बेग साहब, ये जो इसका सोशल इम्पैक्ट होगा खास तौर पे, आपको पता है रशिया जो है वो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से टूटा था। मेरा मतलब है मुल्क टूट जाया करते हैं सर, अगर इकोनॉमी बड़ी खौफनाक हो जाया करे तो। जी सर, आप रिजवान साहब, ये तो पहली बात है, इसके ऊपर मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ पहले राउंड के अंदर मेरी कुछ चीजों की तशनीगी रह गई, बयान नहीं कर सका टाइम की कमी की वजह से। पहली तो बात यह है कि ये देखना ये होगा कि हमारा जो ये डेट टू जीडीपी है ना, वो तकरीबन 100% हो गया है। वो तो कह रहे हैं 88% है, आज उन्होंने कहा 88% है। नहीं सर, ये 88 का फिगर भी ये उनके मुताबिक है, ये 98 पॉइंट समथिंग था। तो अब ये जो वर्ल्ड बैंक से ये जो आप इन्होंने जो उनको मजीद जो लोन फैसिलिटीज दे रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट का फिगर इस्तेमाल किया, ये 100% हो गया है। और डेट लिमिटेशन एक्ट जो है ना, उसमें हमें इसको 60% तक मेंटेन रखना चाहिए। और आप देखें जो कल बजट पेश हो रहा है, जो उसके मुताबिक जो NEC में जो कल की मीटिंग हुई है, उसके अंदर जो सूरत हाल सामने नजर आ रही है, उसके अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि डेट पेमेंट और डेट सर्विसिंग की जो कॉस्ट है ना, हमारे बजट में होगी, वो 3230 अरब रुपए के करीब होगी, जो पिछले साल से भी ज्यादा है।
दैट क्लियरली शोज कि इंटरेस्ट रेट वो कम हुए हैं 5.25% पिछले 3 महीनों में। उसके बाद आपका जो उसके डेट सर्विसिंग का बर्डन है वो मजीद बढ़ गया है। तो इसका मतलब है आपकी जो डेट का साइज है वो बहुत बढ़ गया है। तो ये चीज जो है ना अभी छुपी हुई है, जिस तरह मैंने अभी कहा, इनको अभी मॉनिटरियम मिला है दिसंबर के महीने तक G20 का और पेरिस क्लब का। तो उसका जब पेमेंट शुरू होंगी तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसमें जो सैडेस्ट पार्ट है ना वो ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट का ना एक प्रोटोकॉल साइन हुई है कल। उसमें ये है कि ये बजट की डिबेट किस तरह होनी है। बजट की डिबेट में ये है कि जो अपोजिशन की कट मोशन होगी उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, दे कैन जस्ट एक्सप्रेस, और उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो बयान है वही प्रिवेल करेगा। तो इसलिए बिल्कुल ये सारी ये बजट की कार्रवाई है। और ये जो जितने आपकी जो रॉन्ग पॉलिसीज या मिस गवर्नेंस हो उसके अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस जो है वो उसका इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है उनकी डाउनग्रेडिंग होगी। आप देख रहे हैं जब पॉवर्टी लेवल्स बढ़ेंगे और आपके पास देखें जो पिछले हमने 3-4 माह में देखा है, कभी आटे की शॉर्टेज, कभी चीनी की शॉर्टेज, कभी पेट्रोल की शॉर्टेज, ये सारी मिस गवर्नेंस है। और ये कार्टेलाइजेशन इतनी इफेक्टिव है और लॉ वो है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में नाकामी हुई है। अच्छा, अब पब्लिक जो है उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, पॉवर्टी लेवल्स बढ़ेंगे और पोलराइज्ड सोसाइटी होगी, और उसके बाद उसको आप 22 करोड़ का इतना बड़ा पॉपुलेशन का साइज है तो उसको आप इस तरह तो नहीं एक 90-80 के लिए धोखा नहीं कर सकेंगे। तो उसमें उसका अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस होगा कि जो मुल्क के अंदर जब सोशल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिस तरह आपने सही मिसाल दी, तो बड़ा एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। तो बहरहाल ये अभी हमारे मुल्क में खुशकिस्मती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने लो परफॉर्म किया, लेकिन भारत फिर भी वो मंफी जोन में नहीं गया। और 60% पॉपुलेशन है जो अचार से रोटी खा सकती है। तो उसमें जो फूड सिक्योरिटी है उसका जो फैक्टर है वो इतना चैलेंजिंग नहीं है जिस तरह किसी दूसरे मुल्कों में हो सकता है। लेकिन हमारे एक दोस्त ने भी ये निशान दे कि ये लोकस्ट जो है ये हमारे पाकिस्तान में 36% एरिया के अंदर उसकी ब्रीडिंग हुई है और उसका भी इम्पैक्ट जो है ना सही तरह हम कैलकुलेट नहीं कर सक रहे। आपने उसका कहते हैं 800 अरब रुपए का इम्पैक्ट है। आपको खुदा न खास्ता आपको इसका अगर फूड पे बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आया तो फूड सिक्योरिटी के लिए आपको शायद इम्पोर्ट करना पड़े। लेकिन मेरा एक और मैं गवर्नमेंट ने जो गंदम की इम्पोर्ट जो है ना इसको बिल्कुल अनलिमिटेड फॉर्म में इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारे यहाँ हिस्टोरिकली ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो वो बेचारे जो कंज्यूमर्स है ना दे जस्ट कंसीडर देम एज ए लेम डक, और जो इंक्रीज प्राइसेस जो है कंज्यूमर को चार्ज करके उनको लूट लेते हैं। लेकिन जब अगर आप इंपोर्ट करेंगे इंटरनेशनली, जब कीमतें अगर कम हुई, अगर किसी बिजनेसमैन ने आपकी पॉलिसी के तहत ज्यादा गंदम इंपोर्ट कर दी यहाँ पे और यहाँ पे आपने गंदम की एक सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है, आपका स्टॉक जो है, तो इसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा और उसमें भी उस वक्त की मार्केट कंडीशन के मुताबिक खुदा न खास्ता यहाँ पे स्पेकुलेशन होके एक और क्राइसिस भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, आपने देखा है। चलिए हम इसमें थोड़ा सा मजीद बात कर लेते हैं। नीक नाजी साहब, मैंने सोशल इम्पैक्ट पूछा था, आसफ बेग मिर्जा साहब इकॉनमी की तरफ चले गए। ये जो डिज़ास्टर है, जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर जिसकी आज रिपोर्ट की गई है, इसका एक सोशल कॉस्ट भी तो होगी ना, सोशल इम्पैक्ट भी तो होगा। ये वो तो सोचने को दिल ही नहीं करता नाजी साहब, खौफ आ जाता है, डरावना ख्वाब लगता है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। यही मेरा कंसर्न है कि हमारी यानी एडमिनिस्ट्रेशन में उतनी कैपेसिटी, यानी ये कि अगर इतने बड़े लेवल पे अनरेस्ट आ जाता है तो फिर यानी अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि ऑर्डर हर सूरत में चलते रहना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिस चीज को हमें मजीद देखना होगा, सॉल्यूशंस की तरफ भी कुछ चलते हैं। आज मैंने एक प्रोग्राम के लिए मैंने इंटरव्यू किया सलीम गौरी साहब को, आप जानते हैं नेटसोल के वो चीफ हैं। उन्होंने बताया कि इस क्राइसिस में यानी अपनी जगह प्रॉब्लम्स अपनी जगह, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में क्रिएट हो चुकी है। बहुत बड़ा इस वक्त वहां पे एक यानी हंगर है ऐसे नौजवानों का या ऐसे आइडियाज का जो नए एप्स लेकर आए। इसके अलावा नेटवर्किंग में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज आगे आ सकती हैं। इससे आगे बढ़कर मैं आपको ये बताता हूं कि जो रवायती जो पहले ग्रोसरी होती थी, यानी जो दुकानदार होता था
वो बैठकर ग्राहक का इंतजार करता था, वो दौर अब चला गया। ये उस दुकानदार को समझना होगा कि अब बैठकर ग्राहक का इंतजार करने का वक्त चला गया है, उसे ऑनलाइन आना होगा। वो जो छोटे 2 या 3 मुलाजिम रखते थे, अब वो उनको साइकिल या बाइक लेके देनी पड़ेगी ताकि वो लोगों को घर पे डिलीवर करके आए। तो मैं आपको एक मिसाल और दे दूं, जैसे फैसलाबाद में एक खातून है बड़ी मोहतरम, जो कपड़े का कारोबार फेसबुक पे करती हैं और बहुत उन्होंने कमाया। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, ये खातून है यहाँ लाहौर में, वो एक बहुत अच्छा कैफे और बेकरी चलाती थी, बहुत सक्सेस था उनका मॉडल, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ वो इंतहाई क्राइसिस में है। अच्छा, दूसरी जाने में एक और खातून है, ये आप जानते हैं, ये नूरजहां की बहू, बेटी जुल्ले हुमा की बहू है वो, और वो अपने घर से फेसबुक पे अपना कुकिंग का काम कर रही हैं और उनके प्रॉफिट्स इतने ज्यादा हैं, यानी आप उनको अगर कहें तो आपको 6-7 दिन का बाद का टाइम देंगी। तो हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। मुझे और आपका, हमारा ये यानी हम यही कर सकते हैं कि हम आइडिया थ्रो कर दें मार्केट में, शायद किसी को फायदा हो जाए। कि अब यानी एक बात तो वजाहत बिल्कुल सामने खड़ी है कि हुकूमत पे अब आप ना रहे, वो रिलीफ देने की पोजीशन में है नहीं, और जिस यूं कहें कि यानी वो जो एक ट्विस्टर में फंस गए हैं, अब हम हालात के रहमो करम पे हैं एज फार एज हुकूमत इज कंसर्न। मतलब यह है कि वो जो ट्विस्टर है वो उठा के हमें पत्थर पे पटकता है या घास पर फेंकता है, पहाड़ी पर फेंकता है या दीवार से मारता है, ये अब उसकी मर्जी है, ये हालात की मर्जी है, यानी हमारी कमांड ही नहीं है, हमारी डायरेक्शन ही कोई नहीं है। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे अपनी बेहतरी के लिए कम से कम ये कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए अपनी मुश्किलात को जितना कम कर सकते हैं वो तो करें। बिल्कुल ठीक है। अरसलान भट्टी साहब कहते हैं कि जब आप डूबने लगे तो जिस्म ढीला छोड़ दें। वाव रोला उन्होंने कहा ना, उसमें फंस गए, वाव रोले में फंस गए हैं, तो अगर इसके खिलाफ लड़ेंगे तो फिर आप मारे जाएंगे। मतलब छोड़ दें, उसके ऊपर जाने दें, वो देखें वो कहाँ पे लेके जाता है। हम तो लड़ने निकले हुए हैं ना जी उसके खिलाफ। भाई साहब देखें, वो तो हमने तो खैर 22 माह से ढीला ही छोड़ा हुआ अपने आप को भी, हर जगह से जो मर्जी कोई कर ले, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रही है। क्योंकि जिस चीज़ का नाम, इतनी खुशकिस्मत हुकूमत है, जिस चीज़ का नाम लेती है वो उसके बाद वो नापैद हो जाती है। एक वो इंजेक्शन का नाम लिया 2 दिन पहले, वो डॉक्टर साहबा ने, हमारी जो वज़ीर सेहत है, जी हुरों वाला नहीं जी, ये दूसरा इंजेक्शन था। ये हुरों के ऑपोजिट था कि उससे कुछ सुना कि जी वो शायद जो है ना, उससे आपका कोरोना में बेहतरी आ जाती है, कुव्वत मुदाफ़ियत उससे थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। वो इंजेक्शन जो था जी 8,000 रुपये का इंजेक्शन था। बढ़ते बढ़ते आज एक दोस्त ने मुझे बताया जी कि उन्होंने एक ऐसी जगह से लिया जहाँ पे उन्हें 5,20,000 रुपये का मिला है वो इंजेक्शन, जो 8,000 रुपये का इंजेक्शन था। अब वो मजबूरी थी उनकी, उन्होंने ले लिया, उन्होंने पता नहीं क्या बेचा या नहीं बेचा, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे रसीद भी दिखाई, मैंने कहा शायद ये झूठ बोल रहे होंगे या एग्जैजरेट कर रहे होंगे। वो 5,20,000 की रसीद मुझे ला के उन्होंने व्हाट्सएप कर दी। उन्होंने कहा जी ये देख लें, आपको शायद यकीन आ जाए। अब मसला ये है कि आप इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, सोशल इम्पैक्ट की या बाकी चीज़ों की, तो हम तो बैल की तरह हैं या गधे समझ लें हमें, चलें 1 लाख के बजाय हमें आप 22 करोड़ समझ लें। बात यह है कि इम्पैक्ट ऑलरेडी आ गया हुआ है, हर चीज़ का इम्पैक्ट आ चुका है हमारे ऊपर। आपकी कौन सी चीज़ है जो बाज़ार में आपको मुनासिब या अर्जा कीमत, एक लिखा होता है अर्जा लफ्ज़ है उर्दू का, लिखा होता है, यहाँ आपकी एक सरकारी रेट लिस्ट होती है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आज भी आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब की कितनी अजीब सी मायूब सी बात है कि जी अपोजिशन ये चाहती है। और भाई अपोजिशन वालों को सारों को पकड़कर एक ही मरतबा उनको क्वारंटाइन कर दो किसी बहरी जहाज में, वहाँ पे हमें कोई उनसे लगाव नहीं है। मुझे लगाव ये है कि मुझे चीनी, आटा, तेल, घी, दालें सस्ती मिलनी चाहिए। मुझे इकोनॉमिक सर्वे से भी कोई लगाव नहीं है, मुझे उससे क्या लगे, मेरा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा किसका हुआ जी? ग्रोथ रेट इतनी हो गई जी, उसमें भैंसें इतनी बढ़ गई हैं, उसमें घर ये हो गए हैं, हमने कर्जा नहीं लिया स्टेट बैंक से। तो भाई आपने अगर कर्जा ने लिया तो मेरे वालिद साहब की कब्र पे एहसान नहीं किया। आपके पास प्रोजेक्ट ही कोई नहीं, आपने कर्जा किस चीज़ पे लेना है मुझे बताइए। आपने तो जो पहले प्रोजेक्ट थे वो भी बंद कर दिया है। सीपैक का हाल आपके सामने है। आपने इम्पैक्ट पार्ट टाइम बंदा रखा हुआ है हमने सीपैक की सरबराही। मैं नहीं कहता जी पार्ट टाइम या फुल टाइम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बंदे एक के छोड़ 4 रख लें और खुदारा उसको चला तो लें, उसको चलेगा। एक चीज ऑरेंज लाइन ट्रेन हमारे सामने है, वो चलेगी, मैं पैसे उस पर सफर करूंगा तो मैं पैसे दे के ही करूंगा ना जी। मैंने मुफ्त तो नहीं उस पर चढ़ जाना या मुझे किसी ने बैठने देना। डेट सर्विसिंग तो अब भी कर रहे हैं ना आप, डेट सर्विसिंग तो अब भी कर रहे हैं, तो उसके चलने से कुछ आएगा साहब। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के ऊपर डेट सर्विसिंग होती है, ये गवर्नमेंट का काम होता है, रियासत की जिम्मेदारी है सर्विसेज प्रोवाइड करना। आखिरी बात उसमें सिर्फ ये है कि हम हर काम कर लेते हैं और वो गलत हो जाता है, उसके बाद हम उस पर इंक्वायरी कमीशन बिठा नहीं, हम उसको अपोजिशन पे डाल देते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब आखिरी 2 मिनट। देखिए, जो सोशल इम्पैक्ट है वो तो होगा,
जो इकॉनमी आईसीयू में ऑक्सीजन में पड़ी हो, जब आप ऑक्सीजन उठाएंगे वेंटिलेटर पे, तो वेंटिलेटर पे पड़ी हो, जब आप उसको हटाएंगे तो उसके असरात तो आएंगे। जैसे हुकूमत खुद कह रही है कि जो लोग खत्े गुरबत से 24% रहते थे अब 29% हो गए हैं, करोड़ों की तादाद में आप चले जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, सारे का सारा जो रिपल्शन है वो आना तो है ना, और इसी वहाँ पे आना है। और ये इकॉनमी तो की सूरत हाल तो बहुत बुरी है। देखिए हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं, जब हुकूमत ने अपने पहले 100 दिनों की रिपोर्ट दी थी तो उस वक्त से हम कह रहे हैं कि हुकूमत की कोई सिमत है ही नहीं। अगर कोई हुकूमत की सिमत होती आज कहीं ना कहीं आप हुकूमत की इकॉनमी खड़ी नज़र आती। ये जो इंडिकेटर बताते हैं ये तो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इतना खौफनाक किस्म का इकॉनमी का रिसेशन आएगा और इकॉनमी इतनी डिप्रेशन में चली जाएगी तो उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमें तो ये खौफ नज़र आ गया कहीं इन हालात में हमारा मुल्क नहीं टूट जाए। जी बहुत ज़्यादा इकॉनमी डिप्रेशन है। आखिरी 30 सेकंड मुमताज़ भट्टी साहब। अगर रिजवान साहब इन हालात में चाहिए तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान आज जो है वो जो लोग बीमार हैं, चाहे वो उनके इत्तेहादी हैं चाहे अपोजिशन के हैं, उनको एक एक कॉल करते और उनके साथ जो है वो हमदर्दी और उनकी सेहतयाबी की दुआ करते, बजाय इसके उन्होंने सारा मलबा डाला। दूसरी तरफ चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज शेख रशीद अहमद को फ़ोन किया है, वो उनकी तमारदारी की है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है, उनकी तमारदारी की है। तो हमें अच्छी रिवायात की तरफ जाना चाहिए, ना कि बैठ के इल्ज़ाम तराशी दुश्नाम तराजी जो है वो करते रहें। तो और इसको कंसेंसस में ट्रांसलेट करें ताकि ये जो चैलेंज है ये किसी एक पार्टी के निपटने का है नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर आप कहें कि जी इसको हटाएं, उसको इक़्तिदार दे दें, उसको हटाएं, उसको, ये नहीं हो सकेगा। और ये सिर्फ एक सूरत में हो सकेगा, अगर आप एक जान होके इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे, वरना आने वाले दिन जो है जो नाजी साहब ने बात की, अनीक नाजी साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब, मुमताज़ भट्टी साहब और जनाब अरसलान भट्टी साहब, हमने कोशिश की कि इकनॉमिक सर्वे के सोशल इम्पैक्ट को भी बात करें। सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है जी, और मज़े जो दुख की बात यह है कि इस बुरी सूरत हाल को भी बेहतर करने का कोई इरादा, पॉलिसी या स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है, और यबलियाँ मार रहे हैं सारे। और इन यबलियों के नतीजे के अंदर जो है वो हमें जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, उसमें आप बस इस बात को एंजॉय करें कि गधों की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है। कल फिर हाज़िर होंगे बजट ट्रांसमिशन लेके आपकी खिदमत में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।